बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी क्यों बोलते हैं उसको? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्यों बोलते हैं ये बात समझो। देखो, सबसे पहली बात कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पर बेस्ड था। लाइट जो है वो क्वांटम पार्टिकल से बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एनर्जी के पैकेट्स, जिसको क्वांटा बोले थे, वो उनसे मिलकर बनी है। इसीलिए इस मॉडल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा गया। मैकेनिकल का मतलब बेसिकली क्या होता है? कोई चलती फिरती चीज़, ठीक है। वैसे मैकेनिकल मास से रिलेटेड होता है, आपको मैं बताया हुआ है। मैकेनिकल जो होता है वो मास से, मैकेनिकल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो, ठीक है। तो बोहर क्या किए? बोहर लाइट को एज अ पार्टिकल मान करके एक एटम का मॉडल बनाए। लाइट को एज अ पार्टिकल वो क्यों मान पाए? क्योंकि ऑलरेडी जो प्लैंक थे वो लाइट को पार्टिकल कह चुके थे, ठीक है। इसी मॉडल के बारे में तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बोहर क्या किए? बोहर कुछ पोस्टुलेट देंगे। बोहर ऑर्बिट्स को डिफाइन करेंगे। ऑर्बिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिट में ऊपर जंप करेगा, कैसे और ऊपर जंप करेगा, कैसे नीचे आएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया जाएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी आगे चल के एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। और खैर वो तो हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो एक्सप्लेन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो गया। इस मॉडल के थ्रू आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। इसी मॉडल के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकाल पाएंगे, मतलब जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट का रेडियस निकाल पाएंगे। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल पाएंगे आप, ठीक है। मतलब इस मॉडल में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले भी आपको मिलेंगे, ठीक है जी। तो चलिए थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी लिखते हैं, फिर बाकी ये इस चैप्टर में लगभग आप लिखने के पोर्शन पे बहुत कम आ जाएंगे इसके बाद ना, ठीक है। लिखिए, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन this model is based on quantum theory of light, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो पहली बात तो ये कि इसमें लाइट को क्वांटम पार्टिकल माना गया है इस मॉडल में, उसके हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है। और दूसरी बात कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड क्लासिकल फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स देखो, फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक फिजिक्स वो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स के साथ डील करती है। बड़े बड़े पार्टिकल्स का मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। आप दो वर्ड के बारे में ध्यान रखेंगे, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब समझते हैं ना, स्मॉल, वेरी स्मॉल, और मैक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर आप वो सारे नियम नहीं लगा सकते जो आप फिजिक्स में अभी पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर आप वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, वो फेल होने लगता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं, आप उनका मास, मोमेंटम, ये सब एक्यूरेसी के साथ सबका सब जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए एक अलग फिजिक्स दी जाती है। आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना तो आप जो मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर उसको मैकेनिक्स बोल लो, वो मैकेनिक्स लार्ज पार्टिकल के ऊपर ही अप्लाई होती है। तुम जब भी स्टडी करते हो, तुम स्टडी क्या करते हो कि एक कार है, एक आदमी है, एक साइकिलिस्ट है, एक ट्रेन है, आप इस प्रकार के सवाल लगा रहे होते हैं। एक मोटर बाइक है, क्योंकि वो सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनके ऊपर आप जितना भी मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ रहे हैं? आप यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद मोशन इन अ प्लेन, उसके बाद आप रोटेशन, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये ज़्यादातर किस पे अप्लाई होती हैं? लार्ज पार्टिकल्स पे। स्मॉल पार्टिकल का मतलब छोटे पार्टिकल, मतलब क्वांटम साइज के पार्टिकल, बहुत छोटे। छोटे पार्टिकल्स के ऊपर दूसरी फिजिक्स अप्लाई होती है जिसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के जो सारे नियम हैं वो सब के सब क्लासिकल फिजिक्स से अलग हैं। वो तुम ध्यान रखना मेरी बात, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को जनरली स्टडी किया जाता है क्लासिकल फिजिक्स में और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को क्वांटम फिजिक्स में। जो इस समय मॉडर्न फिजिक्स डेवलप हो रहा है वो क्वांटम फिजिक्स ही है। तो क्वांटम फिजिक्स में आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डील करते हैं और क्लासिकल फिजिक्स में आप मैक्रोस्कोपिक डील करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स को एक और नाम से जाना जाता है न्यूटोनियन फिजिक्स, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स का ज़्यादातर जानकारी कौन दिया है? न्यूटन दिए हुए हैं।
आप पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप फोर्स का इक्वेशन डिराइव करते हैं, F = m × a। वहाँ पे एक्सेलरेशन की चर्चा हो रही होती है ना, बात में आ रही है। अगर कोई मास है, अब समझो दोनों अलग अलग क्यों है। अगर आपके पास कोई मास है, उस मास पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो मास एक्सेलरेशन में आएगा, ऐसा होता है ना। आप किसी भी मास के ऊपर फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो उसका एक एक्सेलरेशन आएगा। हम ये बात क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है F = m × a, फोर्स है, मास है, तो एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। एक्सेलरेशन 0 तभी होगा जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स 0 हो जाए। एक केस में एक मास लो जिस पे कोई फोर्स लगा के उसको एक्सेलरेट करो, दूसरे केस में एक चार्ज पार्टिकल लीजिए, छोटा सा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा के उसको एक्सेलरेट करिए। दोनों में एक डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जो मास है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है वो रेडिएशन निकालेगा। आप ये बात पढ़े हुए हैं, मैक्सवेल की थ्योरी, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आप पढ़े हुए हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकालता है। लेकिन मास को अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो ना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा और ना ही वो EMR निकालेगा। सही बात है क्या? मास के पास उसकी सिर्फ एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। मास के वजह से सिर्फ आप ग्रेविटेशन फील कर सकते हैं, और वो तो मास कभी भी निकालेगा, रुका हुआ है तो भी निकालेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो भी निकालेगा, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो भी निकालेगा। तो दोनों फेस अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ज बहुत छोटा होता है ना, चार्ज बहुत छोटा होता है, एक चार्ज पार्टिकल बहुत छोटा पार्टिकल होता है। अगर आप बहुत 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 छोटे मास की बात करेंगे, उसको एक्सेलरेट करेंगे तो फिर उसका पोजीशन आप पता नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपको ये समझना था कि इसमें ना दो काम किया गया। देखो, पहला तो लाइट को पार्टिकल मान लिया गया। अब लाइट का पार्टिकल बहुत छोटा होता है, लाइट का पार्टिकल क्वांटम बहुत छोटा होता है, तो उसको स्टडी आपको किसके हिसाब से करना चाहिए था? क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। लेकिन वो लाइट को ध्यान रखना, इस बात को फिर से बता रहे हैं, मोहर लाइट को पार्टिकल माने ये वाली थ्योरी का भी यूज़ किए, और इसको स्टडी कौन से वाले के हिसाब से किए? क्लासिकल के हिसाब से। बात समझ आ रही है? क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से वो लाइट का जो पार्टिकल है क्वांटम, उसको डील किए और सारे के सारे जितने भी प्रूफ वो दे सकते थे वो दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाले वो उसके ऑर्बिट में, स्मॉलेस्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाले जिसको आप बोहर्स रेडियस बोलेंगे, 0.59 एंगस्ट्रॉम होता है। आप ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद आप वो क्या किए, वो किसी भी एटम की एनर्जी निकाले, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है किसी भी ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है। अरे वेलोसिटी आ गया अगर, तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर तुम वो निकाल लिए तो वेलोसिटी का यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो पता ही है आपको, पता है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। हाफ mv² में आप मास रखेंगे, वेलोसिटी रखेंगे, आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी आप पढ़ेंगे, हालांकि वो तो है ग्रेविटेशन चैप्टर में, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा असली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। आप क्या जानते हैं? mgh जानते हैं, लेकिन वो असली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता है, वो सिर्फ धरती पर होता है। धरती से अगर आप दूर जाएंगे ऊपर तो उस केस में mgh यूज़ किया जाता है। जो सही यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है Gm1m2/r, ठीक है। आप ये पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स आप 9 में पढ़े हुए हैं, Gm1m2/r², तो नीचे से एक r गायब कर दीजिए, वो जो बचेगा वो बचेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग, उसका यूज़ करके हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ जाएगी। आपको इस टॉपिक में यही काम करना है, ठीक है। चलिए लिखिए, क्या लिखिए? इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, यही ना, ठीक है। आगे लिखिए, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी, हाँ दूसरा पॉइंट लिखो, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी of atom, this model explains the stability of atom and the sharp spectral lines of hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम H एटम लिख सकते हैं ना, हाइड्रोजन एटम ब्रैकेट में लिखिए,
ब्रैकेट में लिखिए और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। हाइड्रोजन एटम का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? एक सिंगल, उसमें न्यूक्लियस डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं, बस बोल दो एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ही होता है, अकेले न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। हाइड्रोजन एटम का मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम से आप स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़े हुए हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन पढ़े हुए हैं क्या? जब कोई एटम इमिशन स्पेक्ट्रम दिखाता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है? शार्प डार्क लाइंस या शार्प कलर्ड लाइंस? इमिशन स्पेक्ट्रम की बात पूछ रहे हैं हम। शार्प कलर्ड लाइन दिखती है बेटा, क्योंकि एटम जो होता है वो जब इमिट करेगा, अब एटम के अंदर कौन इमिट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है या प्रोटॉन इमिट कर रहा है, उसकी बात नहीं, सिर्फ एटम की बात कर रहे हैं ना, अभी तो एटम के अंदर घुसेंगे। एटम जब कोई एब्जॉर्ब की हुई लाइट को इमिट करेगा तो जो एब्जॉर्ब किया था वही इमिट करेगा। एटम सारी लाइट तो रखे नहीं रहता ना, सारी लाइट निकाल देता है, इक्का दुक्का वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया रहता है, उन्हीं को इमिट करेगा। रिवीजन नहीं हो रहा बेटा, रिवीजन नहीं हो रहा है, घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, कोचिंग की छुट्टी है, बस इंजॉय करो, चिल मारो जिंदगी में। बस मेरे क्या एक दिन चिल तुमको मार देगी, समझ रहे हो? पढ़ो घर पे जा करके। हाँ जी, तो ब्राइट लाइंस निकलेगा। तो वो ब्राइट लाइंस क्यों निकल रहा था वो इस बात को एक्सप्लेन करेंगे बोहर, लेकिन ध्यान रखना वो सिर्फ इसी प्रकार के एटम्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे जो हाइड्रोजन लाइक एटम है, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बोहर सिर्फ ऐसे ही एटम के बारे में एक्सप्लेन कर पाए जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब कि वो हीलियम एटम का स्पेक्ट्रल लाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो हीलियम प्लस का एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि हीलियम प्लस करने का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन स्पेसीज का है ना। आप इसको बोल सकते हैं यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। हाँ, He+, हीलियम प्लस, और या फिर Li2+, क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बाहर निकाल दो तो वो भी हाइड्रोजन की तरह कुछ दिखेगा आपको। प्रोटॉन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम, क्योंकि टेक्निकली जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था वो कौन था? इलेक्ट्रॉन ही तो था। बात में आ रही क्या? वो इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। लिखिए बोहर्स पोस्टुलेट्स, बोहर मॉडल्स पोस्टुलेट्स। PES पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट का मतलब होता है बोहर क्या क्या बातें बताए मॉडल के बारे में। हो गया? चलिए बोहर के पोस्टुलेट्स आपको हम समझाएंगे। बोहर के पोस्टुलेट समझाने के बाद हम लोग सीधे जंप करेंगे कि बोहर कहाँ कहाँ फेल हो गए, ठीक है। देखो जे थॉमसन जो थे ना, जे थॉमसन, अरे रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड अपना मॉडल दिए, लेकिन रदरफोर्ड बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बात में आ रही क्या? रदरफोर्ड बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर बोहर क्या किए? बोहर को दिखा कि अच्छा प्लैंक नाम का एक साइंटिस्ट है जो कि लाइट का ड्यूअल नेचर बता रहा है, बोल रहा है कि लाइट पार्टिकल भी है, मतलब लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तक ये बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया था कि लाइट दोनों नेचर शो करती है। मैक्सवेल बोले थे लाइट वेव है, ठीक है, और प्लैंक क्या बोले? लाइट पार्टिकल है, बात खत्म। कोई, हम आपसे बताया था नहीं बात कि कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि दो नेचर कैसे हो सकता है। बस में क्या, कोई ये मानने को तैयार नहीं था। तो बोहर को दिखा कि पार्टिकल वाली थ्योरी आई है, तो उसको यूज़ करके देखे, उनको लगा हाँ चीज़ें ठीक ठीक से काम कर रही हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर शो करेगा, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मैटर दो नेचर क्यों शो करता है, पार्टिकल और वेव की तरह मैटर कैसे हो सकता है, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बस मेरे क्या, चलिए लिखिए पोस्टुलेट्स को, लिखिए 1 by 1। लिखिए एटम हैज़ अ न्यूक्लियस, एटम हैज़ अ न्यूक्लियस
वेयर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वेयर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तुम लोग को पता है बोहर जे थॉमसन के साथ काम किए थे। हो गया क्या? अरे रदरफोर्ड तो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को सही प्रूव करने जा रहे थे ना, भूल गए? अब तो क्या हो सकता है, तो बढ़ोतरी में आपकी, अरे 1913 में ये बात आई है, 1913 में ये बोहर वाली बात 1913 में आई है। ठीक है, आदमी इंतजार कर रहा होता है ना, अपने स्टूडेंट के साथ वो लग गया। तो हाँ जी, वो बोले कि क्या एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर, क्या लिखे हो? हाँ, आर प्रेजेंट, फुल स्टॉप लगाए लिखिए, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज। हो गया, फुल स्टॉप लगाइए। ऐसा ही कुछ कुछ बोहर भी बोले, अरे रदरफोर्ड भी बोले थे। आगे बढ़िए, अगला पॉस्टुलेट लिखिए, अगला पॉस्टुलेट भी रदरफोर्ड वाला आएगा, लिखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus, electrons revolve around the nucleus in the same way, in the same way, in the same way as planets revolve around the sun, in the same way as planets revolve around the sun। हो गया, बट द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, बट द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। बट द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सर्कुलर। हो गया, हो गया। तो ये बात तो रदरफोर्ड ही बोले थे, ये बात तो रदरफोर्ड ही बोले। दिक्कत कहाँ पे आ रही थी कि रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी इमिट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा बात में आ रही का, तो वो धीरे धीरे अंदर खींचा चला आएगा और न्यूक्लियस चिपक जाएगा। यहीं पर बोहर गेम खेल गए। वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए, कैलकुलेटिव कॉन्सेप्ट वो लेकर के आए। वो बोले देखिए, इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो ऑर्बिट कहीं भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है, समझो, अगर मान लो ये न्यूक्लियस है तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहे यहाँ घूम सकता है, यहाँ चाहे यहाँ घूम सकता है, यहाँ चाहे यहाँ घूम सकता है, अंदर घूम सकता है, थोड़ा और अंदर घूम सकता है, और बात रहे सब सर्कुलर, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम सकता है। बोहर बोले कि इलेक्ट्रॉन हर सर्कुलर पाथ पर नहीं घूम सकता है। वो बोले कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा। ऑर्बिट का मतलब वही सर्कुलर पाथ, मतलब कि वो सर्कुलर पाथ ऐसे ही जगह पे होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा। हम तुमको समझाते हैं सारी बात। वो बोले कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब हो रहा होता है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अब मेरी बात समझना, फिजिक्स का एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, है बहुत सरल, लोग उसको बोलने से डरते हैं। अगर आप चल रहे होते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका मोशन बनाए रखती है? वो होता है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के वजह से ही आप चलते रहते हैं। पेंडुलम वाला केस याद है? पेंडुलम में जब आप इस पॉइंट पे आते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, फिर भी ये इधर घूम जाता है, आगे बढ़ जाता है। अगर ये घूम रहा है तो जब ये वापस आया इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 हो गया, क्योंकि नीचे ग्रेविटी, ऊपर रस्सी में टेंशन बराबर, फिर ये इधर क्यों जाता है?
क्योंकि इसके पास इधर का मोमेंटम रहता है। मोमेंटम दो टाइप के होते हैं, आपको लिखवाया गया है, एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। लीनियर मोमेंटम आपको लाइन में आपका मोशन मेंटेन रखेगा, और अगर आप घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम वो चीज़ होती है जो आपको आपका घूमना बनाए रखती है। देखो, अगर कोई चीज़ घुमा के छोड़ दोगे वो घूमती रहेगी। एक सिक्के को घुमा दीजिए और छोड़ दीजिए, घूमता रहता है सिक्का? नहीं घूमता रहता क्या? सिक्के को घुमा के छोड़ दिए घूमता है ना, थोड़ी कि तुम घुमा के जहाँ छोड़े वहीं रुक गया, वो घूमता रहता है। आप जब सिक्के को घुमा के छोड़ देंगे थोड़ी देर तक वो घूमता रहता है, उसके अंदर ऐसी कौन सी घूमने वाली प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो घूमता रहता है, वो होता है एंगुलर मोमेंटम। इस बात को ध्यान रखना, मोशन को मेंटेन रखने के लिए मोमेंटम जरूरी है। अब मोमेंटम किस वजह से आता है वो एक अलग मैकेनिक्स है, ठीक है। मोमेंटम फोर्स की वजह से आएगा, ये वो ऐसे वैसे। किसी भी चीज़ को रोटेट कराने के लिए मोमेंटम जरूरी है। अब अगर मान लो सिक्का रोटेट कर रहा है, आप जमीन पे एक सिक्का रख के ऐसे मार दिए, सिक्का रोटेट कर रहा है। अब सिक्के का जो रोटेशन है वो धीरे 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 कम हो जाए, सिक्का गिर जाता है। सिक्के का रोटेशन कम हो रहा है, इसका मतलब कौन सी चीज़ कम हो रही होगी? एंगुलर मोमेंटम। क्या सिक्के का घूमना तेज हो सकता है अपने आप? नहीं हो सकता। तुम और तेज मारो, फिर मारो, फिर मारो, उसी को मारते चले जाओ। सिक्का घूम रहा है, फिर मारो, फिर मारो, फिर मार दो। एक झूला होता है, देखे होंगे, जिसको पकड़ के बच्चों, घोड़ा बना होता है, उस पर बच्चों को बैठाते हैं, और वो एक आदमी होता है उसको ऐसे घुमाता है, तो वो झूला ऐसे घूमता है। वो आदमी बार बार आकर घुमाएगा, फिर और जोर से और जोर से और जोर से। टेबल फैन देखिए, पंखा, उसको भी मारे हो घुमा करके, उसको और जोर से घुमाओ, और जोर से और जोर से, बार 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 उसको तुम घुमाओगे, तो उस केस में आप क्या कर रहे होते हैं? आप उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ा रहे होते हैं ताकि वो और जोर से घूमे। बात में आ रही क्या? आपको ये समझना है कि अगर एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा तो पार्टिकल और तेज घूमेगा, अगर एंगुलर मोमेंटम घटेगा तो पार्टिकल धीरे धीरे घूमेगा, और अगर घटते ही जाए तो एक टाइम पर आके पार्टिकल रुक जाएगा। बोहर क्या बोले कि देखिए, अगर पार्टिकल रुकेगा तब तो न्यूक्लियस के पास आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड घटेगी, देखो रदरफोर्ड क्यों फेल हो गए? रदरफोर्ड बोले कि देखिए वो चल रहा है, इसके ऊपर एक्सिलरेशन लग रहा है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी घटेगी ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घटेगी। बस मेरी क्या, तो आगे चिपक जाएगा। लेकिन बोहर इस बात को एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लेकर के समझा, बोले देखिए, अगर ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और वो ऑर्बिट फिक्स लोकेशन पे होगी। वो ऑर्बिट मतलब वो स्पेस, वो जगह, स्पेस में वो जगह, वो एरिया वही होगा जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे, मतलब चेंज ही ना हो। अगर एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया ना, अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन बदलेगा क्या? उधर मतलब रिवॉल्यूशन, वो तो उसी स्पीड से रिवॉल्व करता रहेगा। बस मेरी क्या, अभी इस केस में आप ना जाएंगे सर एनर्जी तो फिर भी घटेगी, अभी रुको, थोड़ा रुक जाओ। अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ही चेंज नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन घूमना बंद ही नहीं करेगा। और वो ये भी बोले, देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है ना, याद है क्या होता है? आई इंटू ओमेगा, और कुछ आई इंटू ओमेगा, सही बात है। एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ओमेगा से, पक्का? यल से रिप्रेजेंट करते हैं गधाओं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर में यल आ रहा है ना यार, याद रखना, ठीक है। एंगुलर से यल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल बराबर एम इंटू वी इंटू आर होता है, ठीक है, एम वी आर, ये फॉर्मूला, हाँ ये भी होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, जब आई इंटू ओमेगा को तुम कन्वर्ट करोगे ऐसे ना, तो यही आएगा, ठीक है जी। अरे देखो आई इंटू ओमेगा होता है ना, आपको हम आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बताए हुए हैं, अगर आपको याद नहीं हो तो आप देख लेंगे। आई की वैल्यू ये होती है, ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर होती है, आर से आर कट जाएगा, एम वी आर आ जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, मैं कह फिजिक्स सब क्लियर हो जाएगा। इतने छोटे छोटे फॉर्मूले सुनते मिलेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। वो बोले कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, ये कंजर्व होता है, और हमेशा 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 किसके बराबर होगा? वो बोले h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। बोहर ये बात बोले। अब इसका मतलब समझना था, देखो h एक कांस्टेंट है, h क्या है? कौन सा? प्लैंक कांस्टेंट। 2 क्या है? कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट। मतलब वो ये भी बोल दिया कि देखिए जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा, अगर आप पहले ऑर्बिट का चेक करेंगे तो n बराबर 1। n क्या है? ऑर्बिट का नंबर, n है ऑर्बिट का नंबर।
तो वो बोले कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसी भी उसमें निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा NH/2π के बराबर होगा। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है? अगर तुम पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहो तो h/2π हो जाएगा, दूसरे में निकालोगे यहाँ 2 रखोगे 2 2 कटेगा h/π हो जाएगा, तीसरे में 3h/2π हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व हो गया मतलब कांस्टेंट हो गया तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन रुकना बंद करेगा ही नहीं, घूमता ही रहेगा। बात समझ रहेगा, ये घूमता ही रहेगा। तो ये बात बोहर बोले थे। इसी के बेस पर आपको सारे फॉर्मूले की प्रूविंग मिल जाएगी। आप अभी देखेंगे आपको सारे फॉर्मूले की प्रूविंग मिल जाएगी। ध्यान रखना ये सब कुछ वो किसके लिए बता रहे हैं? एक हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। थर्ड पोस्टुलेट लिखिए, आगे जो भी लिखे उसके आगे लिखो। लिखो इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व only in those orbits, only in those orbits whose angular momentum ब्रैकेट में यल लिख लेना सिंबल ताकि याद रहे, whose angular momentum is integral multiple of, हाँ, is integral multiple of h/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, h अपॉन में 2π हो गया। दैट इज अब ये बात देख लें, L बराबर mvr बराबर NH/2π। हो गया, ठीक है। नीचे लिख लो n बराबर 1 2 3 4, मतलब ये बात लिख लीजिए, वेयर n बराबर 1 2 3, ये ऑर्बिटल नंबर है, ऑर्बिटल संख्या। और हाइड्रोजन एटम के लिए n बराबर हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, कौन से? और अभी सेल वेल कुछ नहीं आया, बस ऑर्बिट, बस ऑर्बिट मतलब एक सिंगल पाथ। अभी वो लोग सिर्फ एक सिंगल पाथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से एटम का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, आगे देखो। अब वो एक और धीरे धीरे बैक टू बैक वो सारी की सारी बातें जो हैं वो प्रेजेंट करते जा रहे थे। आगे वो बोले कि देखिए, बात करते हैं स्पेक्ट्रल लाइन की। ये बोले देखिए, लाइट का इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन तभी होगा, लाइट का इमिशन मतलब लाइट निकलेगी, या फिर लाइट का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा या वापस आएगा। बस में आएगा, जो आपको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप किया या फिर ऊपर से अंदर आया तो ही लाइट का इमिशन होगा या फिर लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। लाइट मतलब रेडिएशन बोलना ज़्यादा सही है। रेडिएशन का इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन, तुम क्या लिख रहे हो भाई? रेडिएशन का इमिशन और एब्जॉर्प्शन, अरे रेडिएशन का इमिशन और एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप करेगा। और रदरफोर्ड कह रहे हैं भाई, ये बोहर इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोले। वो बोले कि ऑर्बिट स्टेशनरी, ऐसा नहीं कि ऑर्बिट अपने आप बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ये स्टेशनरी रहेगा, इसकी साइज नहीं बदलेगी। बोहर इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स का नाम दिए। आप समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो नीचे लिखो, बोहर कॉल्ड these orbits as, बोहर called these orbits as stationary orbits। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब समझ रहे ना, रुका हुआ ऑर्बिट। ऑर्बिट रुका हुआ है मतलब ऑर्बिट बड़ा छोटा नहीं हो रहा, ऑर्बिट कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ऑर्बिट रुका हुआ है अपने जगह पे, वो शिफ्ट नहीं हो रहा है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही रुका हुआ है। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट, समझ गया? ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए द एब्जॉर्प्शन और इमिशन,
द एब्जॉर्प्शन और इमिशन, द एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ रेडिएशन, द एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ रेडिएशन by an atom takes place when electron jumps from one stationary orbit to the other, from one stationary orbit to the other, हो गया। चलिए अब वो ये बात बताए कि ठीक है इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके नीचे आता है, इसका मतलब लाइट तभी एब्जॉर्ब होगी तभी इमिट होगी। इसके बाद वो ये बताते हैं कि देखो लाइट इमिट और एब्जॉर्ब तो होगी, लेकिन लाइट इमिट और एब्जॉर्ब होगी वेव के फॉर्म में नहीं, क्वांटम के फॉर्म में। सही बात है, पार्टिकल क्वांटम के फॉर्म में। क्वांटम के फॉर्म में जब लाइट इमिट और एब्जॉर्ब होगी तो कितनी लाइट इमिट हुई है या कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है आप कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम उसका है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी उसकी। इसके ऊपर जिस ऑर्बिट में मान लो कोई ऑर्बिट है उसमें जंप करेगा तो ऊपर वाले ऑर्बिट की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। तो इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को दे दोगे तो ऊपर चला जाएगा। अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास 1.5 जूल एनर्जी है, ऊपर वाले ऑर्बिट में घूमने के लिए 4 जूल एनर्जी चाहिए, इस वाले ऑर्बिट में रहने के लिए 1.5 जूल एनर्जी चाहिए और ऊपर वाले में 4 जूल चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास 1.5 जूल तो होगा ही होगा। क्या 1.5 जूल से ज़्यादा होगा? नहीं होगा, 1.5 जूल से ज़्यादा नहीं हो सकता एक ऑर्बिट में घूमने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बात थी कि अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में तभी घूम सकता है जब उसके पास एग्जैक्ट उतनी ही एनर्जी हो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस ऑर्बिट में घूमने के लिए। अगर एनर्जी कम है तो भी नहीं घूमेगा और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो भी नहीं घूमेगा। तो अगर आप इसके ऊपर एक और ऑर्बिट कंसिडर कर लीजिए इस प्रकार से, और आप बोलिए कि सर इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में जंप करना चाहता है, यहाँ पर एक ऑर्बिट है मान लो, इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहता है। हम अभी बस मान ले रहे हैं कि इस ऑर्बिट में घूमने के लिए 1.5 जूल एनर्जी चाहिए और इसमें घूमने के लिए 4 जूल एनर्जी चाहिए, 4.0। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने के लिए, ट्रांजिशन करने का मतलब होता है बदलाव, ठीक है, फेज चेंज। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट नीचे वाले से ऊपर वाले में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2.5 जूल और चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, ये सारी बात हम नहीं बोल रहे, बोहर बोल रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन बोलो, बार बार लाइट बोल देना आप, रेडिएशन ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ऊपर जाएगा। और बोहर बोले, पहली बात तो बोले कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा, दूसरी बात रेडिएशन को वेव के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो 1.5 जूल का फोटोन खोजेगा, मतलब क्वांटम पार्टिकल 1.5 जूल का लाइट का मतलब रेडिएशन का एनर्जी का पैकेट खोजेगा। और वो आपको पता है ना कि 2 नहीं ले सकता, वो एक ही लेगा, एक सिंगल पैकेट। वो 2.5 जूल का पैकेट खोजेगा, उसको जहां दिख जाएगा उसको ले लेगा और चला जाएगा ऊपर, क्योंकि एग्जैक्ट क्या 2.5 जूल से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तब वो ऊपर जाएगा। ऊपर जा सकता है लेकिन वो इस ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को हम 5 जूल एनर्जी दे दें तो टोटल एनर्जी कितनी होगी उसके पास? 6.5। 1.5 था, 5 दिए, 6.5 हो गया। तो क्या इस ऑर्बिट में घूमेगा? वो नहीं घूमेगा, वो ऊपर जाएगा। अब अगर ऊपर वाले ऑर्बिट का एनर्जी 6 से ज़्यादा है, 6.5 ज़्यादा है, तो वापस ही चलाएगा, वो एनर्जी पैकेट लेगा ही नहीं ना। आप मेरी बात को समझिए, आप उसी घर में जाएंगे जिस घर की चाबी आपके पास है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपके पास जो चाबी है उनसे ये घर खुल जाएगा तो ही आप जाएंगे, नहीं तो आप नहीं जाएंगे। चाबी लेके आप रोड पे नहीं घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन कभी भी रैंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी कि हाँ ठीक है हम खाली पड़े कोई भी एनर्जी दे दो ऊपर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कभी भी रैंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तुमको नींद आ रही है? क्यों नींद आ रही है?
और घूमो बेटा। क्यों नहीं सोए थे रात में? रात में काम कर रहे थे। कौन सा काम कर रहे थे? स्कूल का काम कर रहे थे। शाम को क्या कर रहे थे कल? कितना काम मिलता है तुमको? तुम ही प्रधानमंत्री हो गए हो क्या? हैं? अरे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कल गए थे मिर्ज़ापुर। और घूमो। कल गए थे मिर्ज़ापुर। गधा कहीं का। धान लाने, धान लगाने गए थे खेत में अपने? स्कूल की तरफ से गए थे। प्रोजेक्ट है तो स्कूल वाले हैं। बच्चे होमवर्क करें कि प्रोजेक्ट करें समझ में नहीं आता है हमको। धान लग गया है, जो भी है मतलब प्रोजेक्ट करें कि वो करें। पढ़ाई का खैर छोड़ जान दो, क्या ही बोला जाएगा स्कूल के बारे में। चलिए वापस आइए। क्या सिखा रहे हैं? नहीं अच्छी बात है, जिनको इसका एग्रीकल्चर है ना ऑप्शनल, तो रोपनी सीखो, सोहनी सीखो, सब सीखो। लेकिन हाँ, लेकिन नहीं ठीक है, मतलब या तो प्रोजेक्ट ही कर लो, कोई एक चीज़ डिसाइड कर लो ना, कोई एक डिसाइड कर लो। और यहाँ तुमको नींद आ रही है, बताओ रात को सोए नहीं, यहाँ नींद आ रही है। चलो वापस आओ, सो लो बेटा। हाँ तो हम ये बोल रहे हैं कि इस बात को ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक रैंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दो ऊपर चला जाएगा। वो पहले इलेक्ट्रॉन के पहले वो ना अपने ऊपर के एनर्जी लेवल को देख लेगा कि यहाँ जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, यहाँ जाने के लिए इतनी चाहिए, यहाँ जाने के लिए इतनी चाहिए। अगर उन तीनों, मान लो 3 लेवल ऊपर है, मान लो मेरे पास 1 जूल एनर्जी है, हम सबसे लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिट में है, मेरे पास 1 जूल एनर्जी है। ऊपर वाले में जाने के लिए 5 जूल चाहिए, उसके ऊपर 10 के और 15, तो हम या तो 4 जूल वाला पैकेट खोजेंगे, या तो 9 जूल वाला खोजेंगे, या तो 14 जूल वाला खोजेंगे, क्योंकि एक तो मेरे पास है ऑलरेडी। 4, 9 और 14 इन तीनों में से कोई एक पैकेट अगर दिखेगा हम एक्सेप्ट करके ऊपर चले जाएंगे, और इसके बीच में कोई भी दिखा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हमको ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए 5 जूल चाहिए, मेरे पास 1 जूल है, तो हम ना ही 6 जूल वाला पकड़ेंगे ना ही 4 जूल का पकड़ेंगे, हम सिर्फ 5 जूल वाला ही पकड़ेंगे। तो नहीं जाएंगे ऊपर भाई, नहीं लेगा ना, ना ना ना, उस ऑर्बिट में अलाउ ही नहीं है जाना। तुम भूल गए क्योंकि तुम रिवीजन नहीं किए हो ना, हम ऐसा बताया ही नहीं है, हम ऐसा बताया ही नहीं है। वीडियो पढ़िए, जाके देख लो। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं जाता है, ज़्यादा एनर्जी अगर मिलेगी वर्क फंक्शन से तो एटम छोड़ देगा। वो ऑर्बिट में तभी जंप करेगा जब एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिलेगी, और वो जाएगा कुछ देर के लिए, उस केस में रहेगा और वापस आ जाएगा। कुछ देर के लिए तो ऑर्बिट में रहवे करेगा वो 10⁻⁸ सेकंड के लिए, लेकिन वो तभी जाएगा जब एग्जैक्ट उस ऑर्बिट के बराबर एनर्जी मिल जाए उसके पास। ऐसा नहीं होता कि तो, क्योंकि ऊपर वाला ऑर्बिट के पास 4 जूल है, अगर इसके पास 4.1 जूल हो गया तो ये ऑर्बिट इसको अलाउ ही नहीं करेगा ना, ये ऑर्बिट इसको अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी है, कहीं से लूज करके आओ, मेरे को नहीं पता। अब एटम के अंदर कहाँ से लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तब ना, जंप तो तब करेगा जब ऊपर जाएगा। मतलब जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके रहेगा कहाँ? ऊपर जाते समय थोड़ी करेगा, जाते समय एब्जॉर्ब करेगा ना, ज़्यादा एनर्जी लेकर के जाएगा, लेकिन बतियाए कि कौन रखेगा उसको। जा करके 10⁻⁸ सेकंड तक रुकना भी तो है ऊपर। ध्यान रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम लास्ट वाला केस है कि अब एटम से ही बाहर निकल जाओ। हम लोग एटम के अंदर की चर्चा कर रहे हैं। आपको ऑर्बिट में जाके 10⁻⁸ सेकंड तक रुकना है, रुकने के बाद ही आप वापस आएंगे। अब 10⁻⁸ सेकंड तक आप कहाँ रुकेंगे? ऑर्बिट में रुकेंगे? अरे हवा में थोड़ी रुकेगा, एटम के अंदर इतना ही रुकता है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड तक के लिए ही रुकता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर मान लो यहाँ, यही बात को अभी हम समझाएंगे आगे चल करके ना। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ऑर्बिट हो गया, 2 जूल, 8 जूल, 12 जूल और मान लो 17 जूल, ऐसा है। इलेक्ट्रॉन इसमें गया, आते समय वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और डायरेक्ट यहाँ भी आ सकता है। अभी आपको सीखना पड़ेगा, अभी आप सीखेंगे कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं, कितनी लाइन निकलेगी अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो देखो, एक तो डायरेक्ट यहाँ, फिर दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, और एक और निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो फिर यहाँ से यहाँ भी आ सकता है और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है।
बात समझ का? तो ऐसे पॉसिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। जितने पॉसिबल केस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर आप मत जाएगा कि सर पहले इसमें जाएगा 17 जूल दे दीजिए, पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर इसमें, ऐसा नहीं होता। जितनी एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी के हिसाब से पहले वो उस ऑर्बिट में जाएगा। आते समय वो ट्रांजिशन कर सकता है, आते समय वो इसमें भी रुक सकता है, इसमें भी रुकते रुकते आ सकते हो, रुकते रुकते जाओगे नहीं। पहले टारगेट अचीव करो, पहले चलो विंध्याचल मैहर देवी, आते समय जहां रुकना होगा रुक लेना, पहले वहां टाइम से पहुंचना होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन को अगर ऑर्बिट में जंप करना है तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर मेटल से बाहर निकलना है तो वर्क फंक्शन मिनिमम दे दो, या उससे ज़्यादा जितना मन करे उतना दो। उस केस में एटम को बाहर निकाल जाना, एटम से बाहर निकल जाना, ऐसा होता है। बात समझ का? तो यह है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, समझ गए? आगे लिखो। द रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, द रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड emitted or absorbed as a single quantum, as a single quantum, ब्रैकेट में लिख लो फोटोन, as a single quantum, ब्रैकेट में लिख लो फोटोन, ठीक है, ब्रैकेट बंद करो। जिस फोटोन के एनर्जी, मतलब जितने एनर्जी का फोटोन वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया है, बात में का? इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब किया ना ऊपर जाने के लिए, तो उस फोटोन की एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? जिस एनर्जी के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था और जिसमें गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन का एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। ये 2 जूल, ये 17 जूल, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने एनर्जी का पैकेट एब्जॉर्ब करेगा? 15 जूल। तो आप क्या करेंगे, एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है ना, ऑर्बिट्स का जो डिफरेंस है उसको निकाल लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। लिखिए हुज एनर्जी, उसी में कंटिन्यू करिए, हुज एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जीज, इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जीज, whose energy is equal to the difference in energy of the electron, difference in energy of the electron in both the orbits involved, in both the orbits involved। हो गया? मतलब अगर आप ये निकालना चाहते हैं, कि सर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में कितने का चेंज आया, तो आप इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी माइनस करेंगे, बस मेरी क्या? तो इसका आंसर जो आएगा वो h न्यू आएगा। h क्या है आपको पता है, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब्ड, बात समझ का? अरे एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा ना, ये बात तो क्लियर है ना, एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, एक सिंगल पैकेट पकड़ना है, ऐसा आपको ये बात समझ आ रही है? 20 पैकेट नहीं वो एब्जॉर्ब करेगा ना, एक बार ऊपर जाने के लिए एक ही पैकेट वो एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा एक बात बताओ, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस फोटोन की होगी? नाम? गामा रेडिएशन, बात समझ आ रही क्या? अरे वो अब उन्हीं चीज़ों को फोटोन कहा जा रहा है, अब उन्हीं सारे वेव्स को हम फोटोन मान के डिस्कस कर रहे हैं। आपको हम एक फिगर बना करके दिखाए थे कि अब गामा रेडिएशन अगर ऐसे है तो अब उसमें क्या जोड़ दिया गया है कि फोटोन ऐसे चल रहे हैं गामा रेडिएशन के, ये सारे फोटोन है जो इसी रास्ते पे चल रहे हैं, ये सारे गामा रेडिएशन के फोटोन्स हैं। तो इन्हीं में से कोई एक एब्जॉर्ब किया होगा। गामा रेडिएशन कम एनर्जी की भी हो सकती है और ज़्यादा एनर्जी की भी हो सकती है ना। सबसे ऊपर देखो गामा रेडिएशन का एक रेंज होता है, वो यहाँ से यहाँ तक गामा रेडिएशन है, ऐसा नहीं होता कि फिक्स फ्रीक्वेंसी है। गामा रेडिएशन कई प्रकार की होती है, एक थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी की, थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की, एक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की, बात मेरी क्या? जैसे कि विजिबल रेडिएशन आप जानते हैं ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है। विजिबल रेडिएशन का पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ना, यहाँ से यहाँ तक, वॉलेट से लेकर रेड तक। वैसे ही गामा रेडिएशन का भी पूरा एक एक्सरे है जो तुमको अस्पतालों में यूज़ किया जाता है, एक एक्सरे है जो डेंजर होता है ना, बाकी सर्जरी भी की जाती है, एक्सरे सर्जरी होती है।
समझ में आ रही है? अब एक्सरे तरीका ये मतलब समझना कि छठी सर काटने के लिए यूज़ किया जाता होगा, एक्सरे डाल दो कर जैसे पिक्चर में दिखाता है, ठीक है, ऐसा होता है। हाँ ठीक है, बहुत सारे लेज़र ऑपरेशन किए जाते हैं ना, लेज़र ऑपरेशन उनमें भी रेडिएशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बात लिखो, डेल्टा ई बराबर एच न्यू, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब और इमिटेड, ये भी हो सकता है एब्जॉर्ब और इमिटेड। जो एब्जॉर्ब किया गया उसका फ्रीक्वेंसी या जो इमिट किया गया उसका फ्रीक्वेंसी। मल्टीपल रेज होती है, मिक्स होती हैं। लेज़र आपको पढ़ना है क्लास 12th में। लेज़र का फुल फॉर्म जानते हो? लेज़र का एक फुल फॉर्म होता है बहुत लंबा सा, आप उसको याद कर लें। इसका मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म होता है। कोई ऐसे जनरली पूछ सकता है आपसे, कॉमन सेंस जनरल नॉलेज है। ठीक है, हम लोग जब 9th में थे, मतलब जब व्हेन आई वाज इन क्लास 9, बहुत पहले की बात है, तो स्कूल में ना वो साइंस एग्जीबिशन होता है ना, तो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हम लोग क्या, एक दीदी भैया लोग का ग्रुप था, वो लोग 12th में थे, तो वो लोग एक प्रोजेक्ट बनाए थे। उसमें मतलब एक लेज़र के टाइप का डिवाइस बनाए थे वो लोग। तो उन लोगों से मैम पूछी थी, तो वो भैया थे ना, वो इतना सुंदर इंग्लिश बोलते थे, मतलब जो प्रोजेक्ट के हेड थे उन लोगों में। तो वो पूछी कि लेज़र का फुल फॉर्म बताओ, तो बोले लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और हम देखते रहे, बाप रे इतना लंबा नाम याद है इनको, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप खुद बड़े हो जाते हैं, वो चीज़ें जो आपको बड़ी लग रही होती हैं वो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोरिंग काम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आपको यहाँ से ये बात ये समझाएगी, देखो जो भी एनर्जी इमिट हुई या एब्जॉर्ब हुई, उसका एनर्जी का एक फिक्स फ्रीक्वेंसी हो गया ना। इसका मतलब जो भी इमिटेड रेडिएशन होगा या फिर जो भी एब्जॉर्ब रेडिएशन होगा, देखो क्या होता है ना कि जब हम कुछ समझा रहे होते हैं और अगर आप 3 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान इधर उधर करते हैं, तो आपके ध्यान से कौन सी बात छूट जाएगी, ठीक है, वो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप सुनेंगे ही नहीं, ठीक है, आप सुनेंगे नहीं। ध्यान गया तो वो बात गई, और नहीं पता कि उस बात के छूटने की वजह से आपको कौन सा टॉपिक समझ में ही ना आए, ठीक है। यहाँ तो फिर भी ठीक है, क्योंकि हम एक बात को 20 बार रिपीट कर दे रहे हैं। जब आप अभी हम आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहाँ तो और भी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि वहाँ पे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है ना। हम कार्बोकेटायन बोल रहे हैं और आप वहाँ पे कार्बोनायन समझ लिए, तो पूरी केमिस्ट्री आपकी उल्टी हो जाएगी, आपको केमिस्ट्री की उल्टी हो जाएगी, बस में आपको दिक्कत हो जाएगा फिर। इसलिए देखो, कान और आँख यही रखो, दिमाग तो अपने आप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कान और आँख यहाँ रखो ना, बस में क्या। और तुम सो करके आया करो कोचिंग, ठीक है, स्कूल जाया करो, स्कूल से आया करो, ठीक है? सोया स्कूल में करो, मेरे साथ सोया मत करो, ठीक है। नहीं, ये नहीं बोल सकते स्कूल मत जाओ, आज क्या नहीं, कोई लोग भड़क जाएंगे, स्कूल जाने का मना कर रहे हैं। स्कूल जाओ, सोना है स्कूल में तो। अरे यार, स्कूल में कोई ना कोई ऐसा पीरियड होता ही होता है जिसमें नींद आ जाती है, ठीक है। कोई ना कोई टीचर ऐसा मिल जाता है जिसमें नींद आ जाती है। फिजिक्स वाले, अरे पागल हो गए हैं, इंग्लिश का, अच्छा ठीक है। नहीं यार, हमारे इंग्लिश के टीचर बहुत अच्छे थे ना, हमारे यहाँ सनबीम में इंग्लिश के टीचर थे, वो बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं ना। हरिओम सर नाम था उनका, मतलब नाम है, ही इज़ बहुत अच्छे टीचर हैं वो। चलिए हो गया, तो नीचे एक नोट लिखिए, नीचे आप एक नोट लिखिए। देखो स्कूल में सारे टीचर अच्छे होते हैं, आप जब स्कूल पास करके 2-3 साल बिता लेंगे ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको सारे टीचर्स की याद आएगी। हो सकता है इक्का दुक्का एक्सेप्शन हो तुम्हारी लाइफ में, ठीक है, वो एक्सेप्शन जो आपको तब समझाएगा अच्छा कौन अच्छा था कौन खराब था। आप नोट लिखिए, since the frequency of the energy is calculated,
since the frequency of the energy is calculated, hence the emitted or absorbed radiation will have certain fixed frequency. Will have fixed energy. हो गया क्या? ठीक है, अगली बात लिखिए, ये लास्ट बात है, आखिरी बात है। हाँ, अगला पॉस्टुलेट, हाँ अगला पॉइंट लिखिए, द लोवेस्ट ऑर्बिट। अच्छा, लोवेस्ट ऑर्बिट का मतलब होता है वो ऑर्बिट सबसे नीचे है, मतलब इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट, ठीक है। द लोवेस्ट ऑर्बिट, ब्रैकेट में लिखिए n बराबर 1, ब्रैकेट बंद करिए, इज ऑल्सो नोन एज द ग्राउंड स्टेट। आप ग्राउंड स्टेट को हाईलाइट करिए, क्यों? ग्राउंड स्टेट, यस TAT, ग्राउंड स्टेट हो गया। ग्राउंड स्टेट को हाईलाइट करो क्योंकि इसका जरूरत इस चैप्टर से ज़्यादा केमिकल बॉन्डिंग में पड़ेगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको हम कई बार बोलेंगे कि एटम ग्राउंड स्टेट में है। देखो, इलेक्ट्रॉन असल में जिस ऑर्बिट का है, मेरी बात समझो, ग्राउंड स्टेट का डेफिनेशन तो आपको यहाँ दे दिया गया कि अगर जो पहला ऑर्बिट है, मतलब बेसिकली ग्राउंड स्टेट ना इलेक्ट्रॉन के पोजीशन से डिफाइन होता है कि कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को नहीं बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट में एटम होता है। कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में है कि नहीं, इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो आज ही। कोई भी एटम अपने ग्राउंड स्टेट में है, इसका ये मतलब होता है कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में है जिस ऑर्बिट से वो असल में बिलोंग करते हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर दूसरे ऑर्बिट में नहीं गया है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में है। बात समझ आ रही का? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के, मतलब एनर्जी लेगा तो एक्साइटेड हो जाएगा। बस मेरे बहुत पैसा आ जाए तुम्हारे पास, बस मेरे हम पूरे केमिस्ट्री तुमसे कई बार बोले कि आप जनरली एनर्जी को पैसा समझें, ठीक है। जितना ज़्यादा पैसा होगा आपका भेजा उतना अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। पैसा नहीं तो कुछ करना ही नहीं, घर में बैठे रहोगे। बस मेरे पैसा आ गया तो मेला घूमने जाना है, वो मेला लगा ना इसमें पे, हाँ ठीक है, मेला घूमने जाना है, अरे ठीक है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और कहाँ जाएगा? मेला घूमने। अब इलेक्ट्रॉन जब मेला घूमने जाएगा तो वापस आते हैं पैसा गायब हो जाएगा, क्योंकि मेला घूमने गए थे। तो इस बात को समझो, एटम ग्राउंड स्टेट में है, इसका मतलब क्या है कि उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑर्बिट में नहीं गया है। बस में आ रही क्या? और अगर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑर्बिट में गया है, तुम एक ऐसे एटम को अपने हाथ में लेके देख रहे हो जिसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे ऑर्बिट में जा चुका है, तो उस एटम को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट का एटम बोलेंगे। वो एटम अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं है, वो एटम कौन से स्टेट में है? एक्साइटेड स्टेट में। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर चला गया तो उसके एटम को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट का एटम। और अगर इलेक्ट्रॉन अपने अपने जगह पे, उसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। कार्बन जब बॉन्डिंग बनाता है तो वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है, क्योंकि कार्बन अगर ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग बनाता तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनाता। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनाता है। ये बात आपको क्लियर होगी तब जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी आगे हम क्लियर कर देंगे, ऑर्बिटल पढ़ेंगे ना। देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कार्बन 6 होता है ना। अगर 1s2 2s2 आता होगा आपको ना, पढ़ चुके हैं स्कूल में। 1s2 2s2 और 2p2, यही आता है। 3p2 2p3। सुनो, ये तो अंदर वाला हो गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो अंदर शेल में हो जाएंगे। वैलेंस शेल ये हो गया, अरे ये क्या हो गया? ये L हो गया। वैलेंस शेल बाहर वाला हो गया। S के पास 1 घर होता है और P के पास 3 घर होता है। तो S का घर भरा हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे 1 इलेक्ट्रॉन पहले सब में सीधा इलेक्ट्रॉन होता है, फिर उल्टा होता है ना। इसकी अभी आपको एक कहानी सुनाएंगे। एक बारात गाँव में जाएगी, ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और P में 3 घर है। P में इलेक्ट्रॉन 2 ही गए हैं। इलेक्ट्रॉन तो 6 जा सकते हैं, 2 ही गए ना, एक ही और एक ही है। बस मेरे क्या
पी को भरने के लिए, पी को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो पी खाली हो जाएगा और एस स्टेबल हो जाएगा। बस मेरी का असल में क्या होता है कि ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन लूज करता है क्या? ये दोनों लूज कर दे तो भी डुप्लेट पूरा हो जाएगा, और या फिर 4 ले ले तो पी भर जाएगा। 4 लेता है, 4 लूज करता है, फिर भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना, शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर तब करेगा जब चारों इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की आवश्यकता होगी, लेकिन 2 तो ऑलरेडी पेयर्ड है। अनपेयर तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर तो सिर्फ इन दोनों करना है, फिर भी 4 कैसे पेयर करता है? ये अभी ग्राउंड स्टेट में है। इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेता है, इसका 2s वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और वो चला जाता है 2p के तीसरे वाले में। अब ये हो गया एक्साइटेड स्टेट में। क्यों? क्योंकि 2s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 2p वाले में। 2s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप किया? 2p वाले में। तो इसको बोलेंगे ना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब कार्बन किस स्टेट में चला गया? अब देखो चारों अनपेयर्ड है, अब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। बात मेरी क्या, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आपको इसे पढ़ना है ना, आप पढ़ेंगे इस बात को। इसीलिए एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का मतलब समझते रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक फूल था, आराम से उठाना टूट जाएगा तो तुमको तोड़ देंगे हम। इसमें रख दो। चलिए जी, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो क्या लिखे आप? क्या लिखे आप? इसको ग्राउंड स्टेट। आगे लिखिए, आगे लिखिए द इलेक्ट्रॉन, उसी में आगे लिखिए हो सकता है द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू आउटर ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू आउटर ऑर्बिट when get excited, when get excited, when get excited and stays, s t a y s मतलब रुकता है, and stays s t a y s रुकता है, and stays for about 10 to power minus 8 seconds, for about 10 to power minus 8 seconds and return। अरे हर जगह लाइट से कितना प्यार है भाई आपको। सर आप बताए थे, तो देखो कह रहा है कि 3 × 10 to power 8 माइनस है। हम बोले थे ये बात तो कर रहे हैं कि हमारा इसका रिलेशन था। वो बताएंगे नहीं, सोचेंगे बोले थे। अच्छा हम सोचें। चलिए, फॉर अबाउट 10 to power 8 सेकेंड एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल ऑर्बिट एंड रिटर्न। अच्छा, रिटर्न बैक मत लिख देना, रिटर्न के साथ बैक यूज नहीं करेंगे। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आता है। रिटर्न के साथ अगर आप बैक भी लिख देंगे तो वो एक हाइपर फ्लुअस सेंटेंस हो जाएगा ना, सुपर फ्लुअस सेंटेंस बोलते हैं उसको। सुपर फ्लुअस सेंटेंस का मतलब होता है एक ही शब्द को बताने के लिए आप 2 शब्द लिख दिए। समझ मेरी क्या हो गया? ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं, ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब ही एक बहुत बड़ी गलती होती है, उसके आगे आप मिस्टेक भी लगा दिए, बहुत बड़ी गलती कर दी हम। ठीक है, चलिए, तो ये सारे सुपर फ्लुअस सेंटेंस होते हैं, गलत हो जाते हैं। रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट बाय रिलीजिंग, रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट बाय रिलीजिंग रेडिएशन, हो गया? क्या आपको ये सारी बात समझ में आ गई? सभी लिखा हुआ है, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इस बोर्ड पे जितना भी लिखा है आपको सब आना चाहिए। कहीं डाउट है पूछ लो, हम तुमको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। तुम क्या पढ़े? तुम पढ़े बोर एटॉमिक मॉडल किस पर बेस्ड था? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पर और क्लासिकल फिजिक्स पर। क्लासिकल फिजिक्स पर कैसे बेस्ड था आपको कल पता चलेगा, मतलब अगली क्लास में पता चलेगा। कल क्लास है, कल संडे है, कल क्लास होगी। ठीक है, तो कल आप आ जाएंगे। कल आपकी 2 घंटे क्लास होगी, केमिस्ट्री चलेगा। हाँ सर, ये 2 से 8 पे गया। हाँ गया।
उसको जाना था 17 पे। क्यों 17 पे जाना था? वो किस पर जाएगा बेटे, ये एनर्जी का पैकेट डिसाइड करेगा। मतलब फिर 8 पे गया, फिर उसको वहाँ मिला, फिर उसको ऊपर ले सकता है। नहीं, पहले नीचे आएगा, पहले नीचे आएगा। बस मेरी का नहीं तो फिर डांट खाएगा। हाँ, जहां भी जाएगा वहां से पहले तुम घर आओगी, फिर दूसरे फ्रेंड के यहाँ जाओगी। बस मेरी क्या, ये नहीं होना चाहिए कि तुम चलिए पहले फुटबॉल खेल रहे हैं, मम्मी को नहीं पता चले गए बेचू क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर नहीं पता है, फिर कहीं घूमने चले गए, बोलेगे लाइब्रेरी में थे, रात भर पिक्चर देखे, फिर घर आओगे लात खाओगे। आपको जाना है फुटबॉल खेलने, आप जाइए, आप फिर घर आइए, बता करके जाइए कि मैं फिर जा रहा हूँ वहाँ, फिर आप घर आइए। इन्फॉर्मेशन इज़ द की। आप घर पे फ़ोन कर दीजिए, इसके पास फ़ोन नहीं होता इसलिए इसको वापस आना पड़ता है घर आने के लिए। इलेक्ट्रॉन जब भी आपको अगर जाना है बहुत दूर तो आप बता के जाइए, और बहुत दूर से पहले कहाँ आइए। आप अगर विदेश गए तो विदेश से आके मामा के यहाँ मत रुक जाइए, पहले घर आओ, उसके बाद फिर मामा के यहाँ जाओ। इलेक्ट्रॉन को बार बार आकर के अपनी हाजिरी लगानी होती है घर पे, उसके बाद ही ये कहीं जाता है दोबारा। आते आए हाँ, जाने वहां से कहीं नहीं चला जाएगा। अगर मैं आते समय रुकते 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 चले आओ, ये कह रहे हैं आप। मेरी बात समझिए, आप गए मामा, मतलब तुम गए विदेश, अब विदेश से जाने के बाद आप वापस आए, मामा के घर देख लिया, हाय मामा, बाय मामा, जा रहे हैं मामा। क्योंकि रुकना कितने देर के लिए रुक रहे हो, रात भर को रुकना है, 10⁻⁻8 सेकेंड। बात समझ आ रही क्या? तुम बोले कि हम दुर्गा कुंड ही जा रहे हैं अपने फ्रेंड से मिलने, पता चला तुम कैंट चले गए वहां से। ये नहीं करना है। आप दुर्गा कुंड जाइए, रास्ते में जो भी फ्रेंड है सबको फ़ोन कर दिए कि अपने अपने बालकनी में आ जाना, मैं 10⁻⁻8 सेकेंड में आपको हाय बोल दूंगी। सबके घर के रास्ते से होते चले आओ, ऐसा है। आप आते समय कोई भी रास्ता प्रेफर कर सकते हैं। अब ये नहीं कि दुर्गा कुंड गए सर हम कैंट से घूम के 1.5 होते आएंगे, ऐसा नहीं है। लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो नहीं करेंगे आप, ठीक है। हेडिंग लगाइए, करें कल रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट हो गया। रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, ब्रैकेट में लिखो बोहर्स रेडियस, ब्रैकेट में लिखो बोहर्स रेडियस। ये सवाल नीट में पूछा हुआ है, बोहर्स रेडियस की वैल्यू, ठीक है। बोहर्स रेडियस की वैल्यू एक ही होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इसको कभी कभी ऐसे देता है 5.29 दे देगा, इसको 0.00529 दे देगा, ऐसे करके, क्योंकि एंगस्ट्रॉम वाला मैटर बदल जाता है। तो आपको पिकोमीटर पता होना चाहिए, माइक्रोमीटर पता होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम पता होना चाहिए, नैनोमीटर क्या होता है पता होना चाहिए, नहीं तो आप बोहर्स रेडियस जानते हुए भी सवाल क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 होता है, ठीक है, और म्यू मतलब माइक्रो का मतलब 10⁻�6 होता है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है। अब मेरी बात समझो, अगर तुम इस वैल्यू को लिख दिए 0.0529, तो डेसिमल एक प्लेस राइट शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। डेसिमल जब लेफ्ट जाता है तो पावर बढ़ता है, -10 से बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, -9। सही बात है ना? तो ये अब क्या बन जाएगा, 5.29। अरे कहाँ गया भाई, ये 0.0529, ये क्या बन जाएगा, ये नैनोमीटर बन जाएगा, एंगस्ट्रॉम नहीं रहेगा। और चारों ऑप्शन नैनोमीटर में दे देंगे, और आपको रटा हुआ क्या रहेगा, क्या बेटा, हाँ तो बढ़ा ना, तो घटेगा ना, बढ़ा तो घटेगा, बेटा देखो, हाँ 10 किया ना, तो 10 से गुणा, रुको बेटा हम बता रहे, सुनो हम बता रहे, कन्फ्यूजन मत रहो, एकदम आराम से क्लियर करो। देखो 0.529 था, ये 10⁻⁻10 था ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा करो, ठीक। तो नीचे जो डिवाइड की हो उससे तो ये 0.0529 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाले से 10⁻⁻9 हो जाएगा ना, है ना। तो आंसर जो देता है ना वो इस फॉर्मेट में देगा, सॉरी ये नैनो वाले में देगा, और आपको डेटा याद रहेगा, इसके आगे भी नैनो लगाएगा, इसके आगे भी नैनो लगाएगा। और अगर आपको सिर्फ वैल्यू याद है और आपको अगर कन्वर्जन नहीं पता है, नैनो, माइक्रो, पीको, एंगस्ट्रॉम, तो फिर आप आंसर ये जानते हुए भी अगर आप आंसर गलत करके आएंगे तो फिर वो आपकी गलती होगी ना, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए कल इसकी प्रूविंग करेंगे, कल इलेक्ट्रॉन का रेडियस और वेलोसिटी दोनों निकालेंगे।